दोस्तों, आज की कहानी है द काइट रनर। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सपोर्ट से हमें एनकरेजमेंट मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से सन 2000 में, जहां अफगान अमेरिकन आमिर बड़े सुकून से बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देख रहा है। उसकी बीवी सुरैया उससे पूछती है कि क्या वो घर वापस जाने को तैयार है, और आमिर हामी भर देता है। घर पहुंचने पर उन्हें दरवाजे पर दो बॉक्सेस दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि शायद उन्हें पता है उन बॉक्सेस में क्या है। बॉक्स में है आमिर कादरी की लिखी हुई किताब अ शैडो फॉर एशेस की कॉपियां, और तभी उनका फोन बजता है। फोन पर है रहीम खान, जिससे आमिर की बहुत समय बाद बात हो रही है। रहीम खान उसे घर लौटने को कहता है और हम पहुंच जाते हैं सन 1978 के काबुल में, जहां आसमान में दो पतंगों में पेच लड़ रही है। 10 साल का आमिर पास ही बैठा है और कुछ बच्चे पतंग लूटने की तैयारी कर रहे हैं। आखिरकार एक पतंग कट जाती है और बच्चे उसे लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक छोटा लड़का आमिर को पुकारता है और आमिर भी उसके पीछे हो लेता है। वो छोटा लड़का भीड़ से अलग दिशा में दौड़ने लगता है और आमिर उसके पीछे पीछे। एक खाली जगह पर पहुंचकर वो लड़का बैठ जाता है। आमिर उससे पूछता है वो वहां क्या कर रहा है। पतंग तो दूसरी तरफ गई थी। हसन उसे इत्मीनान रखने को कहता है और कुछ ही देर में झूलती हुई पतंग बड़े आराम से हसन के हाथ में आ जाती। आमिर के घर पर उसके पिता आगा साहब एक अनाथ आश्रम के लिए चेक काटते हैं। उनका दोस्त रहीम खान भी वहीं बैठा है और तभी हसन का पिता अली उनके लिए चाय लाता है। उस आदमी के जाते ही पता चलता है कि उन दोनों को अच्छी तरह से पता है कि चंदे का कितना पैसा अनाथ आश्रम पहुंचेगा। पतंग लूटकर घर लौटते हुए आमिर और हसन आने वाली पतंग प्रतियोगिता पर चर्चा करते हैं। उनके मुताबिक पतंग काटने वाला लड़का ओमार उनका मुख्य प्रतिद्वंदी होगा। पतंगे उड़ाने के अलावा दोनों दोस्तों को हॉलीवुड फिल्में देखने का भी बहुत शौक है। इतना कि जब आगा साहब नई मस्टैंग कार लेकर आते हैं तो हसन फटाक से पहचान लेता है कि ये कार स्टीव मैकवीन ने बुलेट में चलाई थी। आगा साहब हसन से भी बहुत प्यार करते हैं और क्योंकि उस दिन हसन का जन्मदिन होता है तो वो उसे मस्टैंग में आगे बिठाते हैं। लेकिन उनकी इस खूबसूरत दुनिया में एक विलन भी था जो अपनी गलत तालीम की वजह से हसन को अपने से कम समझता था। सिर्फ हसन को ही नहीं, उसके पूरे जातीय समूह को। उसे उन दोनों की दोस्ती से तकलीफ थी, लेकिन नन्हा हसन अपनी गुलेल से उसकी सारी तकलीफें दूर कर देता है। और फिर वो दिन आता है जिसका उन दोनों को बेसब्री से इंतजार था, सालाना पतंग प्रतियोगिता। आगा साहब की जिंदगी में भी उस दिन की खास अहमियत थी। उनके अनुसार उनके 14 पतंगे काटने का रिकॉर्ड आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है, जो हसन के बनाए हुए मांझे और आमिर के पतंग उड़ाने के हुनर की वजह से खतरे में आ जाता है। आखिरकार हसन और आमिर की जोड़ी वो रिकॉर्ड तोड़ ही देती है। नन्हा हसन अपने दोस्त की इस जीत पर उसे ट्रॉफी देना चाहता है। जब हसन बहुत देर तक नहीं लौटता तो आमिर उसे ढूंढने जाता है। हसन को रोक रखा होता है आसिफ और उसके दोस्तों ने, जो उसे गुलेल वाले किस्से का सबक सिखाना चाहते हैं। वो उसे माफ करने के बदले उससे पतंग मांगते हैं, जो हसन के मुताबिक आमिर की ट्रॉफी थी, और वो मना कर देता है। आमिर छुपकर ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो आसिफ और उसके दोस्तों को रोके। हसन की वफादारी को देखकर आसिफ अपना आपा खो बैठता है। वो और उसके दोस्त मिलकर हसन की बेरहमी से पिटाई करते हैं। इतना ही नहीं, हसन को सबक सिखाने के लिए वो उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। इतना कुछ देखने के बावजूद भी डरा हुआ आमिर कुछ नहीं करता। उस दिन की दरिंदगी के बाद मासूम हसन टूट जाता है। वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर देता है। अली आमिर से हसन के बर्ताव के बारे में पूछता है तो वो अनजान बन जाता है। आगा साहब को लगता है कि दोनों बच्चों में अनबन हो गई है और वो आमिर को सुलह करने के लिए कहते हैं। अपनी बुजदिली से जूझता हुआ आमिर उल्टा हसन से नफरत करने लगता है। उसकी मौजूदगी उसे परेशान करती है। हसन को अपने जहन से दूर करने के लिए वो उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देता है। अपने दोस्त के लिए हसन ये इल्जाम भी कबूल कर लेता है, जिसके चलते अली हसन के साथ उनका घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। आगा साहब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अली नहीं मानता। जून 1979 में सोवियत संघ अफगानिस्तान पर हमला कर देता है। आगा साहब हमेशा खुलेआम वाम
वामपंथियों के खिलाफ बोलते थे। वो समझ जाते हैं कि उनका देश छोड़ने का समय आ गया है। वो अपना पुश्तैनी घर रहीम खान के हवाले कर देते हैं और आमिर के साथ वहां से निकल जाते हैं। समय इतना बदल जाता है कि मस्टैंग चलाने वाले आगा साहब को अपने बेटे के साथ ऑयल टैंकर में छुपकर सरहद पार करनी पड़ती है। यहाँ से कहानी 9 साल आगे बढ़ती है और हम पहुंच जाते हैं अमेरिका, जहां कैलिफोर्निया के एक गैस स्टेशन पर आकर रुकती है लाल रंग की मस्टैंग। जी नहीं, ये आगा साहब की मस्टैंग नहीं है। पुश्तैनी रईस आगा खान उस गैस स्टेशन पर काम करते हैं। इतना ही नहीं, वो और आमिर साप्ताहिक फ्ली मार्केट में स्टॉल भी लगाते हैं। आमिर वहां के एक लोकल कम्युनिटी कॉलेज से ग्रेजुएट भी हो जाता है। एक दिन फ्ली मार्केट में आगा साहेब आमिर का परिचय जनरल ताहिरी से करवाते हैं। उन्हीं की तरह विस्थापित जनरल ताहिरी अफगान आर्मी में सचमुच ऑफिसर हुआ करते थे। जनरल साहब की एक जवान बेटी भी है, सुरैया, जिसे देखकर नौजवान आमिर के दिल में कुछ कुछ होता है। आगा साहब ये भांप लेते हैं और आमिर को संभल कर चलने को कहते हैं। सुरैया की किताबों में रुचि देखकर आमिर एक दिन उसे अपनी लिखी हुई कहानी देने जाता है, लेकिन सुरैया के पकड़ने से पहले स्टील जैसे ठंडे जनरल ताहिरी उस फाइल को अपने ताबे में ले लेते हैं और कुछ चुनिंदा शब्दों में आमिर को अपनी बात समझाते हुए वहां से चलता करते हैं। जीवन भर सिगरेट का शौक रखने वाले आगा साहेब को आखिरकार लंग कैंसर पकड़ ही लेता है। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। वो डटकर लंग कैंसर का सामना करते हैं और एक दिन आमिर उन्हें एक खुशखबरी देता है। वो चाहता है कि परंपरा के अनुसार आगा खान जनरल ताहिरी से उनकी बेटी का हाथ मांगे। अपना जवाब देने से पहले सुरैया आमिर को कुछ बताना चाहती है। वो बताती है कि फ्रेमाउंट में आने से पहले वो वर्जीनिया में रहते थे, जहां वो एक पश्तून मर्द के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। जनरल साहब अमेरिका में रहते हुए भी इस रिश्ते को मानने से इनकार कर देते हैं। वो जबरदस्ती सुरैया को अपने घर लाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन अपने समुदाय में हो रही चुगलियों से परेशान हो जाते हैं। आमिर परेशान नहीं होता और वो और सुरैया पारंपरिक तरीके से शादी कर लेते हैं। आखिरकार जाते जाते आगा साहेब को खुशी का मौका भी मिल जाता है और हम लौट आते हैं रहीम खान के कॉल पर, जो कहता है कि वो जानता है फैसला मुश्किल है, लेकिन आमिर को आना चाहिए। और आमिर जाता है पेशावर, पाकिस्तान, जहां अफगानों की बस्ती में वो एक बहुत ही दुर्बल रहीम खान को मिलता है। रहीम खान उसे बताता है कि उसके कहने पर हसन अपनी बीवी और बेटे सोहराब के साथ उनके काबुल वाले घर में लौट आया था। बचपन में हसन आमिर से बार बार रुस्तम और सोहराब की कहानी सुना करता था। काबुल में हालात और बिगड़ने पर रहीम खान घर हसन के हवाले करके खुद पाकिस्तान आ गया था। अफगानिस्तान में गृह युद्ध के बाद तालिबान सत्ता में आ गई थी और एक दिन उसके सैनिक हसन से घर खाली करवाने पहुंच गए थे। वफादार हसन घर खाली करने से साफ साफ इनकार कर देता है, जिसके चलते तालिबानी सैनिक उसे और उसकी बीवी को गोली मार देते हैं और उनके बेटे सोहराब को एक अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। रहीम चाहता है कि आमिर काबुल जाकर सोहराब को ढूंढे और वो उसे हसन का लिखा हुआ एक खत भी देता है। आमिर इस काम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और तब रहीम उसके सामने एक ऐसा राज खोलता है जिसको सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। वो बताता है कि हसन उसका सौतेला भाई था। अली बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं था। हसन आगा साहेब और अली की दूसरी बीवी के रिश्ते का नतीजा था। हसन का खत पढ़ते हुए आमिर को एहसास होता है कि वो जिंदगी में एक बार उसे धोखा दे चुका है और शायद जिंदगी उसे ये दूसरा और आखिरी मौका दे रही है। काबुल जाने से पहले वो सुरैया को पूरी कहानी सुना देता है और कहानी सुनकर सुरैया भी उसे रोकती नहीं। अब हम आमिर को एक नए रूप में देखते हैं, नकली दाढ़ी और मूंछ के साथ, जिसके बिना उसका अफगानिस्तान में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। वो सोहराब को ढूंढते हुए अनाथ आश्रम पहुंच जाता है, जहां जोर जबरदस्ती करने पर उन्हें पता चलता है कि सोहराब को
तालिबान का एक अधिकारी खरीद कर ले गया है। अनाथाश्रम के बाकी बच्चों को जिंदा रखने के लिए वहां के संचालक को ऐसी कुर्बानी देनी पड़ती है। अपने ड्राइवर की मदद से आमिर उस अधिकारी तक पहुंच जाता है। मीटिंग अधिकारी के घर पर रखी जाती है, जहां पहुंचने पर आमिर को अधिकारी की जगह उसका असिस्टेंट मिलता है। वो असिस्टेंट और कोई नहीं आसिफ निकलता है, जिसने आमिर को स्टेडियम में ही पहचान लिया था। अब बारी आती है सोहराब से मिलने की, जिसके पैरों में घुंघरू बांधकर आसिफ उसे नचाता है। जब उसे पता चलता है कि आमिर सोहराब को अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता है तो वो उसकी पिटाई करने लगता है। हसन को पिटता देख आमिर कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन आमिर को पिटता देख सोहराब चुप नहीं रहता। वो हसन की गुलेल से आसिफ की आंख फोड़ देता है। वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर पेशावर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि रहीम खान का इंतकाल हो चुका है। आमिर सोहराब को अपने साथ सैन फ्रांसिस्को ले जाता है, जहां सुरैया खुली बाहों से उसका स्वागत करती है। लेकिन जनरल साहब को उसकी मौजूदगी खटकती है। इस बार आमिर खुलकर जनरल साहब का सामना करता है और उन्हें साफ साफ अपने और सोहराब के रिश्ते के बारे में बता देता है। वो बता देता है कि सोहराब उसका भतीजा है। अपनी पिछली जिंदगी से निकलना सोहराब के लिए आसान नहीं होता। उसके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए आमिर और सुरैया उसे पतंग उड़ाने ले जाते हैं। आमिर के बहुत कहने पर भी सोहराब पतंग नहीं उड़ाता। आखिरकार आमिर पतंग की डोर और हालात को अपने हाथों में ले लेता है। पार्क में एक दूसरा लड़का भी पतंग उड़ा रहा होता है। आमिर उसके साथ पेच लगाता है और सोहराब को बताता है कि किस तरह वो और हसन एक तकनीक से दूसरे पतंगबाजों की पतंगे काटा करते थे। हमेशा की तरह इस बार भी जीत आमिर की ही होती है, लेकिन कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए हसन नहीं होता। आमिर सोहराब से पूछता है कि क्या वो कटी हुई पतंग को उसके लिए पकड़कर लाए। सोहराब हाँ में जवाब देता है और इस बार कटी हुई पतंग के पीछे आमिर भागता है और जाते जाते पीछे मुड़कर सोहराब से वही कहता है जो हसन उससे कहता था, एक बार नहीं मेरे दोस्त, तेरे लिए 1000 दफा।